राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे व्याकरण का। कुछ स्वर और व्यंजन हैं, उनका वर्गीकरण है, जहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन किस में आते हैं। और आप लोगों का कमेंट भी था कि मैम ईशत, स्पष्ट, ईसत, विवृत और समवृत, अर्धसमवृत ये सब थोड़ा एक जगह करा देंगी तो याद करने में आसान रहेगा। तो हमने सोचा कि एक जगह करा देते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप देखिए हर साल प्रश्न बना है, एक साल भी स्किप नहीं किया जाता है ये। तो यदि आप इसको हल्के में ले रहे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा बड़ा आसान है, ये तो सही कर लेंगे, वही लोग गलती करके भी आते हैं। तो ये कंफ्यूज कर देता है आपको पेपर में। यदि आप अच्छी तरह से इन्हें रिवीजन नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप पक्का गलती करके आ जाएंगे। ये ऐसा प्रश्न ही होता है, विकल्प में उलझ जाएंगे आप। तो इसीलिए पेपर से पहले बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो बिल्कुल वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो पेपर में आपका पूछा जाएगा। बिल्कुल थ्योरी वाइज हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, बस हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे जो पेपर में आता है, जो पेपर में प्रश्न बनता है, केवल वही रहेगा इस वीडियो में। तो क्लास को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप लोग इसे शेयर करें सभी के यहाँ, सभी ग्रुप्स में, ताकि सब लोग इसे देख सकें और सब लोग इसका लाभ ले सकें। तो क्लास पहले देखिए, उसके बाद क्लास कैसी लगेगी लास्ट में आप सभी हमें बताइएगा। तो सबसे पहले है स्वर वर्गीकरण। स्वर वर्गीकरण में देखेंगे तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। तो ये तो पता ही है आपको, ऐसे ही मैंने लिख लिया, थोड़ा सा शुरुआत है तो लिख लेते हैं। हाँ, कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान देना है, सबसे मोस्ट है ये। सभी स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, ये तो आसान है ये। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, ये भी ध्यान देना है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये भी ध्यान देना है। और सभी स्वर सघोष होते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो 4 विशेषताएं हैं स्वरों की मेन। सभी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, और स्वर पूछता है सघोष है कि अघोष है। बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स से स्वर, स से सघोष। और स्वर क्या है? अल्प प्राण है, इसके उच्चारण में बहुत कम मात्रा लगती है, अ आ ई। ठीक, कम समय लगता है इसके उच्चारण में, तो इसीलिए अल्प प्राण है ये। अब मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो मात्रा के आधार पे 2 भागों में है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी में 2 ही भाग है, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं। पूछता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अ है, ई है, उ है, री है। फिर दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर आपके जो अ ई उ री के अलावा बचे सब दीर्घ स्वर है। आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया, ओ हो गया, ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर में आएंगे। तो दीर्घ स्वर में जो 4 स्वर हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से अलग ब्रैकेट बनाया है। ए हो गए, ऐ हो गए, ओ हो गया, औ हो गया, तो ये संयुक्त स्वर हो गए। पूछता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो 2 स्वरों के मिलने से बना हो। दो जो अलग अलग स्वरों के मिलने से बना हो वो संयुक्त स्वर हो गया। तो अ प्लस ई ए हो गया, तो अ भी अलग है, ई भी अलग है, तो अ और ई मिला तो ए बना। फिर अ प्लस ए मिलेगा तो ऐ बनेगा, अ प्लस उ मिलेगा तो ओ बनेगा। तो 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। अब इसके बाद जीभ की स्थिति के आधार पर देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। पूछता है तो ध्यान देंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, 3 होते हैं। तो अग्र स्वर में आपका आ जाएगा ई ए ऐ, ये 4 आपके अग्र स्वर हैं, ई ए ऐ। इसके बाद मध्य स्वर है, मध्य स्वर में अ आ जाएगा, ई ए ऐ अग्र स्वर है और मध्य स्वर अ है। उसके बाद पश्च स्वर है, पश्च स्वर में आएगा आ उ ओ औ, तो ये पश्च स्वर में आएगा।
तो ध्यान देंगे 4 आपके अग्र स्वर हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। अग्र स्वर में ई ए। ठीक, ई ए अग्र स्वर में आ जाएंगे। मध्य स्वर में केवल एक आएगा आपका अ। तो आप अग्र और मध्य को याद कर लीजिए, अच्छे से एकदम मन में बैठा लीजिए। बाकी जो बचा वो पश्च स्वर हो जाएगा। तो आपको केवल अग्र स्वर याद करना है, मध्य तो अपने आप याद हो जाएगा। मध्य स्वर केवल अ है, ये है। और अग्र स्वर ई ए और आगे आता भी है अ के बाद ई ए आता भी है। तो आप याद करेंगे ई ए अ आ ई ए उ ओ। तो देखेंगे जो आगे आता है वो अग्र स्वर हो गया। अ को छोड़ के अ सबसे पहले आता है तो मध्य हो गया। बाकी अ के बाद जो आते हैं वो अग्र हो गए, 4 स्वर। ठीक, तो ये दिमाग लगाएंगे। बाकी जो लास्ट में आते हैं वो पश्च स्वर हो गए। तो पश्च स्वर में आ उ ओ है। तो आप केवल अग्र और मध्य याद रखेंगे। मध्य में अ और अग्र में ई ए है। तो अब याद हो गया होगा आप लोगों को। बाकी जो बचा सब पश्च हो जाएगा। तो इसे आप लोग भी नोट करेंगे मेरी तरह, नोट करके और इसे लिखेंगे अच्छी तरह से। कई बार पढ़ेंगे और भूल के भी यहाँ से प्रश्न गलती मत करिएगा। और क्लास देख लेंगे आप 2 बार, तो ऐसे ही आप गलती नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे मुख्य विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख्य विवर के आधार पर भी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। मुख्य विवर के आधार पर स्वरों के 4 भाग हैं। तो एक है विवृत। विवृत में केवल एक आता है आ, तो ये याद करिएगा आप। विवृत स्वर केवल आ है, विवृत में केवल एक ही आता है। संवृत में याद रखेंगे ई उ री। संवृत में ई उ री आएगा। अर्धविवृत में आएगा अ ऐ औ, अ ऐ औ। और अर्धसंवृत में ए ओ आएगा। तो इनको पहले आप कॉपी पे लिखेंगे अच्छे से। और कम से कम जिनको याद नहीं हो रहा होगा, आप मेरी बात मानेंगे, यदि आपको बहुत डाउट हो रहा होगा ये, तो आप ट्रिक कितना भी बनाएंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, भूलता ही है। जब तक आप इन्हें अच्छे से याद ना कर लेना, कोई चीज़ हमें जब अच्छे से याद हो जाती है, दिमाग में फिट हो जाती है, कभी नहीं भूलता है वो हमें। तो ये बड़ा आसान है। आप इसे पहले 10 बार लिखेंगे अपने रफ पे, ठीक। और सोचते विचारते लिखेंगे, दिमाग में बैठाते हुए कि विवृत में केवल आपका आ आएगा, संवृत में आपका ई उ आ जाएगा, और अर्धविवृत में अ आएगा, ऐ आएगा और औ आएगा, अर्ध संवृत में ए और ओ आ जाएगा। तो ठीक, विवृत संवृत बड़ा आसानी से याद हो जाता है। बाकी अर्धविवृत और अर्धसंवृत यही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो पहले आप याद करेंगे विवृत को, फिर संवृत। पहले इन दोनों को याद करेंगे एक साथ। विवृत में आपका आ आएगा, संवृत में आपका आएगा ई उ री। क्लियर हुआ? उसके बाद अर्धविवृत है, अर्धसंवृत है। तो अर्धविवृत में आएगा अ ऐ औ, अर्धसंवृत में आएगा ए ओ। तो 2 हिस्सा में बांट के याद करना है आपको। अर्धविवृत अर्धसंवृत को एक साथ याद कीजिए और विवृत और संवृत को एक साथ याद कीजिए, तब आसानी से याद होगा। तो विवृत संवृत आपको याद हो गया होगा। आपको अब याद करना है अर्धविवृत। तो अर्धविवृत में 3 आता है। पहले तो आपके दिमाग में संख्या होनी चाहिए कि अर्धविवृत में आता कितना है स्वर। 3 स्वर आता है। एक आपका अ आएगा, एक आपका ऐ आएगा और एक औ आएगा। तो अ ऐ औ अर्धविवृत। इसके बाद आपको याद हो गया विवृत में आ है, संवृत में ई उ री है और अर्धविवृत में अ ऐ औ है। तो अब अर्धसंवृत में जो स्वर बचेगा वही तो होगा। तो केवल 2 स्वर बचा हमारा, ए और ओ। सॉरी, ए अर्धसंवृत में जो ए है इस पे ये मात्रा नहीं रहेगा, इसको मैंने ऐ कर दिया है। तो अर्धसंवृत में आपका ए और ओ आएगा, ठीक। तो इसे दिमाग में बैठाएंगे आप, याद हो जाएगा। विवृत स्वर आ है, संवृत ई उ री है, अर्धविवृत अ ऐ औ है, अर्धसंवृत ए और ओ है। चलिए, नहीं याद होगा तो फिर मुझे बताइएगा। पहले जितना बताई हूँ आप कोशिश कीजिएगा, 10 बार लिखिएगा
और सोचिएगा, विचारिएगा, 10 बार लिखिएगा, 10 बार पढ़िएगा, ठीक। इसके बाद भी यदि आपको ना याद हो तो फिर मुझसे बताइएगा, ठीक। पहले इतना काम आप ईमानदारी से करेंगे, मन लगा के 10 बार लिखेंगे, 10 बार इसे पढ़ेंगे। उसके बाद ना याद हो तो फिर बताइएगा मुझसे कि मैम आपने जो बताया था हमने किया, फिर भी मुझे याद ना हुआ। और क्लास में जो मैंने बताई हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे ओठ की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो ये तो बहुत आसान है भाई। ओठ की स्थिति के आधार पे सबसे पहले तो एक आएगा आपका उदासीन स्वर। इसमें अ के उच्चारण में हमारा ओठ उदासीन है एकदम, तो उदासीन स्वर होता है अ। फिर वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी में जिस स्वर का उच्चारण करने में आपका मुंह थोड़ा गोला की तरह बन जाएगा, ऊ ऊ ओ औ, वो आपका वृत्तमुखी स्वर हो गया। और जिसके उच्चारण करने में आपका मुंह गोला नहीं होगा, गोल नहीं होगा, ओ की तरह नहीं होगा मुंह, तो ओ की तरह नहीं होगा तो वो अवृत्तमुखी हो जाएगा। ई ए आ। अवृत्तमुखी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुंह थोड़ा सा फैलेगा, और जब वृत्तमुखी का उच्चारण करेंगे तो मुंह आपका ओ साइज की तरह बनेगा, गोला की तरह बनेगा। करके देखिए। तो वृत्तमुखी अवृत्तमुखी बड़ा आसान है, और अ को ध्यान देना है। अ आपका उदासीन स्वर है, अ उदासीन स्वर है। और वृत्तमुखी ऊ ऊ ओ याद कर लीजिए, अ उदासीन याद कर लीजिए, बाकी जो बचा सब आपका अवृत्तमुखी हो गया। कितना आसान है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे आइए, अब स्वरों का देख लिए, व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो व्यंजनों का होता है एक आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार, एक बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्गीकरण। तो चलिए, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आएगा, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है, इसमें 5 वर्ग आते हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो पहले पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो 25 बताएंगे। 5 वर्ग हैं, पांचों आपको पता होगा। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। क वर्ग में आएगा क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अढ़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। क्लियर हुआ। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो ये वर्गीय व्यंजन आपका क्लियर हो गया 25। अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। पूछेगा कौन अंतस्थ व्यंजन है कौन नहीं है, या पूछेगा इनकी संख्या बताइए, तो इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व। य र ल व ये अल्प प्राण होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या 4 होती है। फिर उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। ये महाप्राण में आते हैं। स श स ह, श श स ह, ये उसमें व्यंजन है 4। और स स स, ये जो तीनों स हैं ये आपके क्या हैं, अघोष हैं। और य र ल व ये पांचों ह भी आ जाएगा। जब सघोष की बात आएगी तो ह य र ल व के साथ चल जाएगा, लेकिन जब महाप्राण की बात आएगी तो ह तीनों स के साथ आ जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद तो उसमें व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4। इसके बाद अर्धस्वर है, अर्धस्वर 2 है, य और व। तो पूछेगा अर्धस्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, तो य और व्य, य और व। फिर है पार्श्विक, पूछता है, प्रश्न बन चुका है, पार्श्विक व्यंजन बताइए। तो पार्श्विक व्यंजन होता है ल। ल क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक वर्ण है। फिर है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो र को कहते हैं। ये ध्यान देंगे, कुछ लोग होते हैं, मैंने पूछा एक दिन किसी से प्रश्न कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ल को कहते हैं। फिर मैंने पूछा प्रकंपित किसे कहते हैं, तो बताया र को कहते हैं। अरे भाई, लुंठित या प्रकंपित बात एक ही है, दोनों र है। पार्श्विक ल है और लुंठित या प्रकंपित र है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद पूछता है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण हिंदी में कितने हैं, अनुनासिक व्यंजन तो 5 हैं।
जो वर्ग हैं आपके 5, तो पांचों वर्ग के जो लास्ट के 5वें अक्षर हैं वही आपके अनुनासिक हैं। अंग, ईय, अड़, न, म। तो ये अभी हमने वर्ग देखा, तो इस वर्ग में जो लास्ट वाले व्यंजन हैं ये आपके क्या हैं? अनुनासिक हैं। क्लियर हुआ? तो अंग, ईय, अड़, न, म अनुनासिक है। अनुनासिकों की संख्या 5 है। हाँ, फिर कमेंट आया था मेनका जी का कि ईसत अस्पष्ट और ईसत विवृत मैम बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखिए, पहला तो कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ से हुआ होगा मैं ये बता देती हूँ। पहला तो हुआ होगा, कोई कुछ टीचर हैं जैसे मतलब सर लोग जो पढ़ाते हैं, तो उन्हीं लोगों में कोई बता देता है ईसत अस्पष्ट य र ल व को, कोई बता देता है स स स ह को। ठीक, तो जिनके यहाँ पढ़ेंगी वो अलग अलग बताएंगे, लेकिन बुक में आप देखेंगी, कामता प्रसाद में ही मैंने देखा था बुक में, तो बुक में दिया है ईसत अस्पष्ट स श स ह हैं और ईसत विवृत य र ल व हैं। तो कामता प्रसाद में ही शायद मैंने पढ़ा था, मेरे साथ भी ये हुआ था। फिर मैं बुक में इसे खोजने गई थी तो फिर मैंने पढ़ा था। तो आप इसे ही सर्वमान्य मानेंगे और इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन ईसत अस्पष्ट है, कौन ईसत विवृत है। तो ईसत अस्पष्ट, अब देखिए अस्पष्ट में स आया है तो स स स हो गया, विवृत में व आया है तो य र ल व हो गया। दुनिया का सबसे आसान काम है इसे याद करना। अब इसी में कंफ्यूज हो गए थे आप। तो ईसत अस्पष्ट श स स ह, अस्पष्ट से अस्पष्ट में स है तो स स स ह आएगा, अब विवृत में व है तो य र ल व आएगा। कितना आसान है। तो ईसत अस्पष्ट 4 है, ईसत विवृत भी हमारे 4 है। एकदम क्लियर है, बुक देख लीजिएगा। यदि विश्वास न होगा तो कहिएगा, मैं खोज के टेलीग्राम पे इसका फोटो भी डाल दूंगी। ओके, चलिए अब है दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं। तो दंतोष्ठ व्यंजन आपका एक है जिसका उच्चारण दांत और ओठों के मिलने से होता है। व बोलेंगे तो आपका जो दांत है व ऊपर वाला दांत नीचे वाले ओठ में हल्का सा टच करता है। तो दांत और ओठ के मिलने से जिस व्यंजन का उच्चारित होता है वो दंतोष्ठ होता है। तो दंतोष्ठ व्यंजन व है आपका। फिर है वत्सर्य व्यंजन कितने हैं हिंदी में। तो वत्सर्य व्यंजन आपके 4 हैं, इसे भी ध्यान देना है। ये भी आपसे, ये जितना मैं बता रही हूँ ये सब पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसे आप लोग एकदम रट लीजिएगा, समझिएगा, एकदम अमृत मिल रहा है, घोल के पी जाना है। प्रश्न मिल सकते हैं किसी भी परीक्षा में देखने को। तो वत्सर्य व्यंजन 4 होते हैं, न, स, र, ल। कितने? 4 होते हैं, न, स, र, ल। संख्या भी आपको याद करनी है, संख्या भी पूछ लेता है। वत्सर्य व्यंजन कितने हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? तो न, स, र, ल। फिर संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। जो 2 व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अलग अलग 2 व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये पूछता भी है कि छ किससे बना है। तो जो क्षत्रिय छ है आपका, ये आधा कबूतर का और पूरा मूर्धन्य स जब मिलेगा तो आपका क्षत्रिय छ बनेगा। ध्यान देंगे, कुछ लोग पीछे मूर्धन्य स के जगह दंत्य स लगा देते हैं, नहीं, मूर्धन्य स। फिर त्र किससे बनेगा? तो आधा त प्लस पूरा र मिलेगा तो त्र बनेगा। ठीक, फिर ज्ञ कैसे बनेगा ये ध्यान देना है। ज्ञ कैसे बनेगा? तो आधा ज और ईय मिलेगा तो ज्ञ बनेगा। तो 2 अलग अलग व्यंजन हो गए, दोनों के मिलने से हमारा ज्ञ बना। फिर स्र कैसे बनेगा? तो आधा तालु स प्लस पूरा र मिलेगा तो स्र बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। किससे किससे मिलने से कौन बना है ये भी आपको ध्यान देना है। फिर ये द्विगुण व्यंजन देखिए, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ड ढ की तरह, ड के नीचे बिंदु, फिर ढ के नीचे बिंदु, और एक होता है अंग। अंग के साइड में बिंदी होता है, ध्यान देंगे। ठीक, अंग के साइड में बिंदी होता है। और ये जो द्विगुण व्यंजन है इसके नीचे एकदम बिंदी होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, अंग में और ये ड और ढ में। तो ध्यान देंगे, ड और ढ द्विगुण व्यंजन 2 है हिंदी में।
तो ये आपको ध्यान देना है। आपसे पूछेगा द्विगुण व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, वत्सर्य व्यंजन कौन से हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं, ईषत् विवृत क्या है, ईषत् स्पष्ट क्या है, अनुनासिक क्या है, प्रकंपित क्या है, पार्श्विक क्या है, अर्धस्वर क्या है, उसमें व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न बनेंगे और बन चुके हैं। तो इसे आप लोग भी नोट करेंगे तो बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा। बाकी मैं तो बता ही रही हूँ। अब हमने अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। तो पहले तो है घोष या सघोष। पहले क्या आएगा? घोष या सघोष। तो किसे कहते हैं घोष या सघोष? बात एक ही है। तो ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर और य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का मतलब समझ रहे हैं? जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, चौथा वर्ण है घ, पांचवा वर्ण है अंग। तो ये क्या हो गया? ये आपका सघोष हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब पहला, दूसरा वर्ण क, ख है तो ये अघोष हो गया। ठीक, तो चलिए आते हैं फिर हम सघोष पे अपने। फिर अघोष है। तो अघोष क्या? तो अब सघोष आप नहीं याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। पता है कैसे? आपको केवल इतना याद रखना है अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी कम है और इनको याद कर लेंगे तो बाकी जो बच्चे सब सघोष में जाएंगे। तो आप बस अघोष को याद कीजिए। ठीक, सघोष को भूल जाइए, अघोष को केवल याद रखिए कि वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों स, केवल यही अघोष हैं। बाकी इनके अलावा जो बचा सब सघोष हो गया। तो आप केवल अघोष को याद करिए। वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों स, ये क्या है? आपका अघोष है। बस इतने ही अघोष हैं। इसके अलावा जितने भी व्यंजन हैं, चाहे स्वर हैं, चाहे य, र, ल, व, ह है, सब सघोष में आएगा। तो कितना आसान है अघोष सघोष, भूलने वाली चीज़ है ये कभी। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना है, सब चीज़ें आसान हैं। तो अघोष सघोष मुझे नहीं लगता है कि अब आप गलती करेंगे आगे से। चलिए, तो अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जान लेते हैं। तो दिया है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती है वे अघोष कहलाते हैं। तो जिनमें झंकृति होती है स्वर तंत्रियाँ, परिभाषा भी पूछ सकता है, वो घोष है, और जिनमें झंकृत नहीं होती है वो अघोष है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो घोष या सघोष वर्ण हैं इनमें केवल नाद का उपयोग होता है और अघोष वर्णों में केवल श्वास का। तो पूछेगा कि केवल श्वास का प्रयोग किस में होता है? तो अघोष में केवल नाद का प्रयोग, सघोष में। तो नाद सघोष में, श्वास अघोष में। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि नाद किस में होगा, श्वास किस में होगा? तो इसका भी ट्रिक मैं बता देती हूँ। नाद भी 2 अक्षर का है, घोष भी 2 अक्षर का है। सघोष भूल जाइए, घोष याद रखिए। नाद भी 2 अक्षर का, घोष भी 2 अक्षर का। श्वास 3 अक्षर का, अब श्वास तो वैसे 2.5 का है लेकिन 3 मानिए। श्वास भी 3 अक्षर का, घोष भी 3 अक्षर का। तो श्वास 3 अक्षर का तो केवल श्वास का प्रयोग सघोष में होगा। नाद 2 अक्षर का तो नाद का प्रयोग घोष में होगा। तो इसको भी अब आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे भूलेंगे? भूलेगा ही नहीं, दिमाग में बैठा लिए तो केवल नाद का प्रयोग घोष में और श्वास का प्रयोग अघोष में। अब अल्प प्राण महाप्राण को भी देख लेते हैं। ये भी बेचारा बहुत आसान है भाई, ये तो सबसे आसान है। अघोष सघोष तो थोड़ा सा आपको परेशान भी करेंगे, ये बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और सभी स्वर, ये आपके अल्प प्राण हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आपके क्या है? अल्प प्राण है।
महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन और स ह। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन आएगा और उसमें व्यंजन आ जाएगा। और अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा व्यंजन, तीसरा पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। तो देखिए, अल्प प्राण अ से शुरू हुआ है तो अंतस्थ अल्प प्राण में जाएगा भाई। अंतस्थ भी अ से है और अल्प प्राण भी अ से है, तो आप भूल के भी महाप्राण में मत भेजिएगा। अ है तो अ वाले में न जाएगा, तो अंतस्थ अल्प प्राण में जाएगा। ठीक। और महाप्राण में आपका जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो अब पता चल जाएगा कि अंतस्थ अल्प प्राण में जाएगा तो जो बचा महाप्राण में जाएगा, और जाएगा कहाँ वो। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा अल्प प्राण महाप्राण। आप लोग पास होते तो मैं पूछती आप लोगों से कि चलिए बताइए अल्प प्राण किसे कहेंगे, सॉरी अल्प प्राण में कौन कौन सा व्यंजन आएगा। फिर पूछती महाप्राण में क्या आएगा, फिर पूछती सघोष में कौन कौन सा आएगा, अघोष में कौन कौन सा आएगा। आप लोग बताते तो आप लोगों का और डाउट क्लियर होता थोड़ा। पर कोई बात नहीं, आप लोग यदि जितने मन से मैं पढ़ा रही हूँ उतने मन से बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने आँख बंद करके अपने आप से पूछेंगे, जवाब देंगे तो भी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। तो अल्प प्राण महाप्राण हमारा क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान थोड़ा देख लेते हैं, ये भी पूछता है। तो मुख के 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग। ध्यान देना है, एक होता है कंठ। बहुत लोग 5 भाग बताते हैं, नहीं, मुंह के 6 भाग होते हैं। वासुदेव नंदन में दिया है, पढ़िएगा उलाट के। तो मुख के 6 भाग हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओठ है, नाक है। तो मुख के 6 भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, नाक। तो कंठ वर्ण में कौन कौन सा आता है देख लीजिए। कंठ वर्ण में आ जाएगा आपका ओ आ। पहले तो क वर्ग आएगा, आपको पता है। क वर्ग आएगा कंठ में, च वर्ग आएगा तालु में, ट वर्ग आएगा मूर्धन्य में, त वर्ग आएगा दंत में, प वर्ग ओष्ठ में। तो आपको याद होगा 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। और इनका उच्चारण स्थान भी आपको ऐसे ही याद होगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आप मिला के फिर कर लेंगे। तो अ और आ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है और क वर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है। और जो ह व्यंजन है हमारा, तो ह का भी उच्चारण होता है कंठ से। अकु विसर्जनियानम कंठा, संस्कृत का सूत्र है ना, ऐसे याद करते हैं, इचु यशानम तालु। तो अ आ और क वर्ग और ह कंठ में आएगा। फिर तालु में क्या आएगा? तो तालु में आएगा ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई आएगा, च वर्ग आएगा और तालव्य श आएगा। तो ये आपका तालु में आएगा, ई, च वर्ग और तालु स। फिर मूर्धन्य में आपका री आ जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, री है, उद्क्षिप्त है कि मूर्धन्य है, विकल्प यही 2 कंफ्यूज करेगा। तो री हमारा मूर्धन्य स्वर है भाई। फिर ट वर्ग आएगा मूर्धन्य में, ट वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे मूर्धन्य है। फिर र, जो रस्सी र है, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। ल, लट्टू ल का उच्चारण जो होता है दांत से होता है, लेकिन रस्सी र का मूर्धा से होता है। और मूर्धा सा आपको पता ही है, मूर्धा सा इसे हम कहते हैं। चलिए, फिर है दंत्य। दंत्य में क्या आएगा? तो दंत्य में त वर्ग आएगा, लट्टू ल आएगा और स आएगा, सपेरा स। तो सपेरा स आपका दंत्य में आएगा, लट्टू ल आएगा और त वर्ग आएगा। इसे नोट करिएगा आप लोग। फिर ओष्ठ में क्या आएगा? किताब में आपके दिया होगा, फिर भी नोट करिएगा भाई। किताब में बहुत चीज़ें दी होती हैं, लेकिन जब तक छाट के हम अपने से नोट ना करें ना, जैसे मैं ये छाटी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं छाट के आपको दे रही हूँ, आप नोट करिएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगता है। किताब में तो सारी चीज़ें दी गई हैं, पर याद कहाँ होती हैं। जब छाटेंगे, अपने से लिखेंगे इसको, तब ना याद होगा, अच्छा भी लगेगा। तो नोट्स बनाइए, लिखिए। ओष्ठ वर्ण में आएगा ऊ और प वर्ग आएगा, ठीक। फिर है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के मिलने से होता है। तो जैसे ए हो गया आपका, तो ए अ और ई को मिला के बनता है। तो अ का उच्चारण कंठ है और ई का उच्चारण तालु है, तो कंठ तालु हो गया।
फिर ए का भी वही हाल है, अ और ए से मिलने से बना है। तो ए और ऐ ये आपके कंठ तालु में आएंगे। फिर देखिए कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ ओ और अ आएगा, तो जब अ और उ मिलता है तो ओ बनता है। अ का उच्चारण कंठ से, उ का उच्चारण ओष्ठ से। तो कंठ तालव्य स्वर 2 हैं, ए ऐ। कंठोष्ठ भी 2 हैं, ओ और औ। ठीक, तो कंठ तालव्य ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ। फिर एक व्यंजन है दंतोष्ठ, जो अभी मैं बताई भी थी। तो दंतोष्ठ है आपका व। दंतोष्ठ क्या है? व है। तो ये आपके वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अब कुछ और टॉपिक है जो कि ये भी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है, तो इसे भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। पूछता है इसके बारे में भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? तो चंद्र बिंदु जो होता है ना, उसे ही अनुनासिक कहते हैं। अब पूछता है कि अनुनासिक का उच्चारण स्थान बताइए। तो अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो पूछेगा कि अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से, मुंह से, दांत से, कान से, कि नाक और मुंह दोनों से? तो आप बताएंगे कि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे गांव हो गया, दांत हो गया, आंगन हो गया। तो अनुनासिक स्वर आपके चंद्र बिंदु ही है। फिर अनुस्वार। अनुस्वार आपका अंग की मात्रा है। अनुस्वार ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये स्वर के बाद, अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अब देखेंगे, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से था, लेकिन अनुस्वार नाक से। जैसे अंगूर, तो नाक से हवा निकलेगी। अंगद, कंकड़, नाक से निकलेगी। तो अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अंगूर है, अंगद है, कंकड़ है। फिर है निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक क्या होता है? तो निर्नुनासिक में नाक, पहले ही बोला है निर्नुनासिक, नाक नहीं आएगी इसमें, केवल मुंह आएगा। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों वर्णों को निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना। देखिए इधर बोलेंगे तो नाक पे थोड़ा जोर नहीं पड़ेगा, नाक से आपकी कहाँ हवा निकलेगी? केवल मुंह से बोला जाएगा। इधर, उधर, आप, अपना। और गांव, दांत, नांगन बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों का काम है, इसमें दोनों से हवा निकलेगी। अंगूर बोलेंगे तो केवल नाक से निकलेगा ज़्यादा हवा, और निर्नुनासिक में केवल मुंह से है। फिर विसर्ग है। तो विसर्ग अनुस्वार की तरह, विसर्ग भी स्वर के बादे आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे ह बोलते हैं ना, वैसे विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। तो अह की मात्रा आपकी है, ये है विसर्ग। जैसे मनः कामना, अब 2 बिंदु है तो उसको हम ह की तरह पढ़ते हैं। मनः कामना, पयः पान, अतः। तो विसर्ग का प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है या संस्कृत में होता है, हिंदी में बहुत कम हो गया है। तो आपको ध्यान देना है, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से, अनुस्वार केवल नाक से, और निर्नुनासिक केवल मुंह से। ठीक, तो निर्नुनासिक में पहले ही नाक मना कर दिया है, बेचारा मुँहे बचा है इसमें। अनुस्वार में केवल नाक होगा, अंगूर बोलेंगे, अंगद बोलेंगे। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों को लेके चलता है। तो इनका याद रखिएगा कि इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक, और उदाहरण भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपका समाप्त हुआ अघोष सघोष। मुझे नहीं लगता है कि अब आप गलती करेंगे। अघोष आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों स। अल्प प्राण आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है और सभी स्वर हैं। फिर इसके बाद आपका वत्सर्य व्यंजन न, स, र, ल है। ईसत स्पष्ट, स से अस्पष्ट है। स, स, ह है। विवृत में य, र, ल, व है। इसके बाद आपको उदासीन स्वर अ है। वृत्तमुखी उ, ओ, औ है। बाकी जो बचा वृत्तमुखी हो गया। फिर विवृत वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा परेशानी थी। विवृत में आ आएगा, समृत में ई, उ, री आएगा, अर्ध विवृत में ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, और अर्ध समृत में आएगा ए, ओ। कितना आसान है भाई, याद हो गया। कठिन है ये याद करना, बस एक जगह आप लिखते नहीं है ना, कन्फ्यूजन होता है तो कठिनाई होती है। अब देखिए,
अग्र स्वर में ई ए आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा, बाकी जो बचा सब पश्च हो जाएगा। संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये आज मैं बहुत आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को कराई हूँ। यहाँ से प्रश्न आपको एक भी गलती नहीं करना है। और क्लास अब हमारी समाप्त होती है। जितने भी लोग क्लास देखेंगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वो भी बताएंगे। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उससे अधिक टाइम दे के मैं बनाई हूँ इसे। कल पूरा संडे मैंने छाट छाट की किताब से कामता प्रसाद से वासुदेव नंदन से लिखा, फिर आज वीडियो बनाया आप लोगों के लिए पेपर से पहले। यहाँ से और ऐसा टॉपिक है कि कंफर्म है यहाँ से प्रश्न आना। और जो लोग एकदम कॉन्फिडेंस में होंगे ना कि नहीं नहीं ये मैं कभी नहीं गलती करूँगा, वो भी गलती कर देते हैं। तो इसीलिए इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक, आसान आसान चीज़ें ही तो हमसे गलती हो जाती हैं, हम हल्का समझ के उनको छोड़ देते हैं, परीक्षा में पूछेगा तो गलती होगा। तो चलिए कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।